खास मुलाकात। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा की एक विशेष पेशकश, खास मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं कि अम्बेडकरनामा की एक मुहिम होती है कि ओरिजिनल राइटिंग से लोगों को परिचय कराना और साथ-साथ जो वर्तमान समय में जो एक्टिविस्ट, जो लीडर्स समाज के लिए काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके साथ वैचारिक विमर्श कर आपको परिचय करवाएँ। इस सिलसिले में जाने-माने चर्चित युवा लीडर हैं, यंग लीडर हैं चंद्रशेखर आज़ाद। उनसे आज मुलाकात करवाने जा रहा हूँ और उनसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश और देश में और आपकी योजना क्या है? चंद्रशेखर, स्वागत है आपका अम्बेडकरनामा में। जी, जय भीम, नमो जय बुद्धाय। भीम। और अम्बेडकरनामा के सबसे पहले तो आपको और अम्बेडकरनामा के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। क्योंकि जय अम्बेडकरनामा भीम। ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक ऐतिहासिक समझिए आंदोलन, हाँ, कार्य है। ये एक ऐतिहासिक कार्य, ऐतिहासिक जो है एक ऐसा सहभागी, मतलब जो भागीदार उस आंदोलन का, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय जो है तैयार किया, जो आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग आपके इंटरव्यू से, आपके जो है आज जो राइटिंग्स आप जो है रखते हैं, जो मतलब फर्जी नहीं है, मतलब वो बाबा साहब की लिखी हुई राइटिंग्स है, बाबा साहब के स्पीचेस हैं। तो जब आप वो रखते हैं तो हमें बाबा साहब को जानने का मौका मिलता है, क्योंकि बाबा साहब एक बहुत बड़ा इतिहास, तो वो पढ़ा नहीं जा सकता। जितना आपको कहीं से जान को सुनने को मिल जाए, तो आपके यहाँ तो जो है वो तथ्य पे आधारित होता है। बाबा साहब क्या कहते थे, बाबा साहब क्या काशीराम जी सोचते पे थे। भी बन रहा है एपिसोड। काशीराम जी पे भी 45-50 एपिसोड बना है। हाँ, काशीराम जी के एपिसोड बनाने के लिए आपका आभार, क्योंकि उनको चलिए चलिए, जानने अब सीखने का बातचीत मौका शुरू मिला करते आपके हैं। जरिए। जी, जी भीम आर्मी के फाउंडर आप रहे हैं, आजाद समाज पार्टी की स्थापना की आपने। आजकल उत्तर प्रदेश में आप साइकिल यात्रा पे निकले थे। क्या-क्या देखे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश जो है एक देश जैसा है लगभग, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जब हम घूमे तो तमाम तरह की अलग अलग जानकारियां, अलग अलग घूमता तो मैं पहले भी था, लेकिन अब हम गांव स्तर पे गए तो वहां की समस्याएं, जैसे अभी कोरोना काल में बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, तमाम तरह से एट्रोसिटी गांव में अभी भी जारी है, बड़े बड़े घटनाएं होती हैं, दबा दी जाती है। वहीं बहुजन समाज के लोगों में काशीराम साहब की उस आंदोलन के प्रति एक आज भी जो है एक दर्द है, एक संकल्प है कि अगर सिद्धांतों पे आंदोलन दोबारा शुरू किया जाए तो वो लोग जो है उसमें भागीदार होने के लिए तैयार है, जैसा उन्होंने पहले चलाया। सस्ते संसाधनों पे साइकिल यात्रा एक ऐसा मूवमेंट था कि कार्यकर्ता जो है ना अपने घर से निकल के वो गांव गांव में जाके रुकता था और गांव में जो गांव के लोग खाने को देते थे उसको खाता था। तो यानी कि एक बैरागी का जीवन, एक जो है बैरागी का जीवन कार्यकर्ताओं ने जिया और हमने भी उसका अनुभव लिया कि किस तरह से समाज के बीच में जाके समाज की परेशानियों को सुनना और अपनी पार्टी की नीतियों को बताना। तो अच्छा अनुभव हुआ, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला और उन समस्याओं का एक बड़ा जो है ना एक वो बनाया जा रहा है। अब क्या हुआ कि जो समस्या हमें मिली है गांव स्तर पे, हमने यूनिट्स को कहा है कि उस सभी समस्याओं की कॉपी बना के संबंधित अधिकारी के पास जाएं और जनता की जो है मदद कराएं, क्योंकि अभी हम लोग सरकार में तो नहीं है। तो जो संवैधानिक पदों पे जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं उनके पास जाके उन समस्या का निदान कराएं। यही राजनीति का पहला वो है कि आम आदमी जो आपसे जुड़ रहा है उसकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो परेशानियां, उस पर काम। तो अच्छा अनुभव रहा। फिर दोबारा नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है अगले महीने, एक और नए अनुभव के साथ। अब तो जिंदगी में सीखना है प्रोफेसर साहब, सीखने के लिए है राज। मतलब ऐसा ना, हम तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे और आए थे, पिताजी ने सिखाया था कि एजुकेशन लेके आगे बढ़ना है, बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो आगे अब इसमें भी आगे हैं, सामाजिक आंदोलन को भी पूरा करें, राजनीतिक आंदोलन को, तो सीख रहे हैं। हमें किसी ने सिखाया तो नहीं है, तो ऐसे आपसे सीख लेते हैं और अपने जो और साथी हैं उनको पढ़ के सुन के सीख लेते हैं। बाबा साहब के किताबों को पढ़ के सीख लेते हैं। काशीराम साहब के जो वॉल्यूम, जो उन्होंने किताबें उनकी आई हुई है, लोगों ने लिखी, उनके साथियों ने, तो उनको पढ़ के सीख रहे हैं, उनके सिद्धांतों को समझ रहे हैं, आत्मसात करके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब आप काशीराम जी के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। वो भी साइकिल यात्रा चलाए थे, हजारों किलोमीटर की यात्रा थी। जी तो जी। क्या आप उनके मॉडल को फॉलो कर रहे हैं?
राजनीति में? जी बिल्कुल। मैंने अभी एक साथी से कहा था कि हम वहीं खड़े हैं जहाँ काशीराम साहब छोड़ के गए थे। उनकी विरासत थम गई है, उनका जो सिद्धांत थे, उनके जो सपने थे वो अधूरे हो गए। आज भी बाबा साहब का सपना अधूरा है। बाबा साहब ने बहुजन राज का सपना देखा था कि वंचित वर्ग के लोगों का वोट से राज आएगा। काशीराम साहब ने भी सपना देखा था। उन्होंने कहा कि सारी सत्ता की जो असली चाबी है ना वो दिल्ली में है। तो उन्होंने सपना देखा, लेकिन वो सपना तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो सपने को लेकर चले थे वो तो थम गए हैं। उन्होंने तो एक छोटे से दायरे में अपने आप को समेट लिया। लेकिन मुझे लगता है काशीराम साहब का अधूरा सपना, जिसके लिए उन्होंने इतना त्याग किया, बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा सपना, जिसके लिए वो 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। व्यक्तिगत चाहते तो बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम साहब बहुत कुछ तैयार कर लेते, महल तैयार कर लेते, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति तैयार कर लेते, लेकिन वो समझते थे। जैसे आज के नेता सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के चंगुल में फंस जाते हैं पैसे के चक्कर में। तो वो समझते थे, उन्होंने आंदोलन की गहराई समझी थी। मतलब उन्होंने बाबा साहब को देखा नहीं होगा मेरे हिसाब से, काशीराम साहब ने नहीं देखा होगा बाबा साहब को, ठीक है ना। क्योंकि वो तो जब उनको पहली बार बाबा साहब के बारे में माननीय दीननाथ वाल्मीकि जी ने बताया, जब वो डीआरडीओ में साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने तो नहीं देखा होगा। लेकिन उन्होंने जब उनको पढ़ा तो तब उनको, जब उन्होंने पहली किताब पढ़ी नेशन ऑफ कास्ट, तो उनको एहसास हुआ कि ये क्या है, तो जीवन में परिवर्तन आया। तो हम भी गांव गलियों में घूमने वाले, अपने लिए जीने वाले व्यक्ति ने जब पढ़ा बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब का जीवन संघर्ष और बहुजन महापुरुषों का, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, संत गाडगे जी महाराज क्या कह के गए, देखिए तो सही। एक रोटी कम खाना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। 100 में शोषित, 90 भाग हमारा है। तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि वो लोग क्या सोचते थे और किस तरह से उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया। तो मैं समझता हूँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय एक ऐसा सिद्धांत है जिसपे हम लोग जो हैं इस देश में राजा शासक बन सकते हैं, हुक्मरान समाज बन सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जब यहाँ 20% मुसलमानों के खिलाफ राजनीति हो सकती है, तो 85% बहुजन समाज के लोग भी अप्रकाश के खिलाफ जो है, तथागत स्वर्णों के खिलाफ, जिनकी मानसिकता जो है दूषित मानव के खिलाफ राजनीति शुरू कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। मैं इसका प्रबल समर्थक हूँ और मैं करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के साथ स्टेट में अपने मुख्यमंत्री और इस देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकला हूँ। काशीराम साहब का मॉडल वही है जो शुरुआत करने के लिए भी यूपी में चला रहे हैं, लेकिन गजाएंगे पूरे देश में सस्ते संसाधनों में उनके जैसा वो समझते हैं ना। गाड़ी से जाकर कौन देख रहा है, मोटरसाइकिल जब कोई भी 1-2 लोग देख लेंगे, साइकिल से आप जाओगे तो लोग देखेंगे भाई ये कौन आदमी है, ये कौन सी पार्टी झंडा लगा के जो है ना और घूम रहा है, इसके दिल में क्या है। तो सुनेंगे तो जानेंगे। ये पूरा आंदोलन ही पढ़ने पढ़ाने का आंदोलन, समझाने का आंदोलन, खाने पकाने का आंदोलन नहीं है कि आओ इसको खाओ पियो निकल जाओ। ये पूरा आंदोलन पढ़ने और पढ़ाने का आंदोलन। इसको पढ़ना और पढ़ाना ही, पहले खुद सीखना है, फिर आने वाली पीढ़ियों को तैयार करना है। तो हम पे तो मौका है कि हम वो पीढ़ियां तैयार करके जाएंगे जो स्वाभिमानी होंगी, ना रुकेंगी, ना बिकेंगी, ना झुकेंगी और ना दबेंगी। मार्शल काशीराम जी पिछड़ों, अति पिछड़ों जातीय सभाएं करते थे और उनकी खूबसूरती एक ये रही कि उन्होंने विभिन्न समुदायों के नेता बनाए। जी विभिन्न समुदाय के नाग, बहुत सारी पार्टी में इधर उधर जो घूम रहे हैं, वो सब खेती काशीराम जी की हुई है। तो क्या उसी मॉडल पे आप जा रहे हैं कि आपने, लेकिन अभी तो आप सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को ही लोग जानते हैं, टीम और मेंबर्स और डिफरेंट कम्युनिटीज के, खास तौर से पिछड़े, अति पिछड़े माइनॉरिटीज के लीडर्स आप बना रहे हैं कुछ? जी तैयार कर रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ एक लीडर को तैयार होने में बहुत समय लगता है। मुझे तैयार करने के लिए लाखों लोगों ने तमाम तरह की परेशानियां झेली, मुकदमे से, आंदोलन करे और बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं समझता हूं कि आप ये महसूस कीजिए कि काशीराम साहब ने कितने समाज में, शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों में, बैकवर्ड की सभी जाति, माइनॉरिटी की सभी जातियों में लीडर्स तैयार किए। तो ये मैंने कहा भी आपसे कुछ देर पहले, आपके सवाल से पहले मैंने कहा था कि भाई हमें जो है ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम है, ये लंबी लड़ाई, एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है। तो हमें नए लोग तैयार करने पड़ेंगे, वो होंगे कैडर से तैयार। क्योंकि मैं 2 चीजों पे बात करूंगा, आपकी बात पे आने से पहले एक और जरूरी बात, कैडर की बात स्टार्ट होगी ना, अगर लोग कैडराई नहीं होंगे तो जब बीजेपी धर्म की आंधी लेके आएगी, जब बीजेपी हिंदू मुसलमान और ये तमाम तरह के जो है ना अपने मुद्दे लेके आएगी, जो उनकी पिच है, जब वो उस पर लेके आएगी तो फिर जो है ना बंटवारा होगा, फिर पोलराइजेशन होगा, फिर आप उसे रोक नहीं सकते हैं।
जब धर्म की आंधी और ये आएगी, अगर उसका रोकने का एकमात्र तरीका काशीराम साहब को समझ आता तो वो कैडर। अब और कोई पार्टी तो कैडर नहीं देखी, आप पता करा लो। मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने तो कैडर शुरू कर दिए। उनके कैडर हो रहे हैं गांव गांव, और वर्कर तैयार किए जा रहे हैं। ना बिकने वाला समाज, ना बिकने वाले नेता। तो जैसे दिल्ली में अभी 9 साल की बच्ची के साथ एक मामला हुआ, आपके संज्ञान में है, तो वहां हमारी उसको लीड कर रहे थे हिमांशु वाल्मीकि, जो हमारे नेता है वहां के। तो अभी हमने जो बड़ा परिवार शेड्यूल कास्ट था उसमें तैयारी, उसमें जो है लीडरशिप डेवलप की। जैसे लखनऊ में अनिकेत धानुक जो है हमारे लीडर है वहां। जैसे कानपुर में कौशल वाल्मीकि हमारे लीडर हैं। जैसे राजस्थान में अनिल धेनवाल हमारे लीडर हैं। जितेंद्र अठवाल हमारे लीडर हैं। सुनील भिंडा जो जाट समाज से आते हैं वो हमारे लीडर हैं। इसी तरह से पूरे देश में हमने लीडरशिप तैयार की है और उनको अब भी हम तैयार कर रहे हैं। जैसे जैसे समय आता रहेगा, जैसे यूपी में हमने पिछड़े वर्ग के लोगों में सभी जातियों में लीडरशिप तैयार की है। जैसे गुर्जर समाज में रविंद्र कुमार भाटी हैं, अमित कसाना है। उसी तरह से पीताम्बर प्रजापति है मेरठ से जो हैं, विवेक सैन है सैन समाज से, जिनको नाई कहते हैं। तो हमारा प्रयास तो चल रहा है कि भाई हमारे लीडर्स तैयार हो जाएं, और वो लीडर्स सोसाइटी में जाके, क्योंकि यहाँ जाति का बहुत बड़ा खेल है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जातिहीन समाज बनाना है। काशीराम साहब ने ये समझ लिया कि जाति ऐसे तो जाएगी नहीं, तो जाति को जोड़ के उन्होंने राजनीति शुरू की, क्योंकि वो समझते थे कि जब सत्ता की चाबी आपके हाथ में होगी तभी आप इसको बदल सकते हैं। तो इसलिए अब जाति के लोग क्या है ना, अपनी जाति के लोगों से के व्यक्ति को बैठना देते हैं, उसको सुनते हैं ये क्या कह रहा है। तो जब सुनते हैं और जब वो तर्क वितर्क समझाता है तो उनकी समझ में भी आता है। तो काशीराम साहब ने यही किया था। पटेल, कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य, है ना, निषाद, सब समाज के लोगों में लीडरशिप पैदा की थी। अब वो हमने उस पर प्रयास किया है। जैसे बिहार में जो है गोविंद पासवान हमारे लीडर हैं, अमर ज्योति हमारे लीडर हैं। तो इस तरह से हमने प्रयास किया है कि पूरे देश के अंदर लीडरशिप डेवलप हो। हमने स्टेट की जिम्मेदारियां उनको दी है। हम जातियों को की भागीदारी को समझते हैं। काशीराम साहब का सिद्धांत था जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो जहां जहां जिसकी हिस्सेदारी है वहां उनको दे रहे हैं। कनिष्क हमारे दिल्ली में लीडर कनिष्क सिंह। तो इस तरह से हमारा प्रयास हो रहा है कि दलित, पिछड़े और आदिवासी, मुस्लिम, उन सब लोगों में लीडरशिप पैदा हो। हमारे यहाँ मोहम्मद गाजी यूपी में हमारे लीडर हैं, ठीक है ना, वो मुस्लिम समाज से हैं। आकिब अंसारी हमारे लीडर हैं, तो वो भी मुस्लिम समाज से हैं। तो इस तरह से हमारा प्रयास रहा है कि पूरे देश के अंदर शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटी और शेड्यूल ट्राइब के लोगों में लीडरशिप तैयार की जाए। चलिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन भी हो रहा है, कोई टिप्पणी? देखिए, टिप्पणी करूंगा तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई इनको काम तो यही है कि उन्हीं के पर टिप्पणी करते हैं। लड़ाई तो भाजपा से, उनको तो मुकाबले में नहीं। देखिए, एक चीज तो आप जान लीजिए बहुत साफ सुथरी, जिस डिस्कोर्स को जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, खत्म कर दिया राम मंदिर को, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, राम मंदिर का डिस्कोर्स खत्म हो गया था। कोरोना काल आया, लोगों ने देखा कि भाई बीजेपी राम मंदिर की बात करे, राम मंदिर बना दिया, नींव रख दी, लेकिन जनता जो है भूख से मर रही थी, दवाई कमी से मर रही थी, बीमारी से मर रही थी, लोगों पे रोजगार नहीं था। तो लोगों ने सोचा कि भाई इससे कुछ नहीं बनने वाला, ये तो बन गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है धार्मिक रूप से, लेकिन हमें अपने जीवन के बारे में सोचना, अपने बच्चों के बारे में सोचना है। बसपा, बीजेपी का वो काम आसान बसपा के लोगों ने कर दिया। दोबारा से राम मंदिर को डिस्कोर्स में ले आए। वो जाके अयोध्या में कहते हैं कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर हम बनाएंगे। ये तो काशीराम साहब के सिद्धांतों की हत्या होगी। हाँ, मैं कह रहा था कि जिसको जनता ने नकार दिया था उस डिस्कोर्स को, बीजेपी के लोग तो चाहते थे डिस्कोर्स बने, वो इसके नाम पे वोट मांगे, लोगों को बेवकूफ बनाए, लोगों की वोट के साथ छल करें। अब वो डिस्कोर्स जो है, आप देखिए किस रणनीति के थ्रू वो बहुजन आंदोलन की जो पार्टी है उसने शुरू किया है। तो लोग तो समझ रहे हैं चीजें, लोग इस बात को समझ रहे हैं और लोग इस बात पे जो है ना वो टिप्पणी भी कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर काशीराम साहब ने एक बार भी कहा होता कि हम राम मंदिर बनाएंगे तो मैं इस बात को मान लेता। भाई वो भी तो आइडियोलॉजिकल जो है ना बहुत मजबूत थे,
हैं, वैज्ञानिक थे, इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने कभी सिद्धांत और समझौता नहीं किया, इसलिए वो कामयाब हुए। और यहाँ सत्ता कहते हैं आंदोलन है, तो सत्ता के लिए जो है ना सिद्धांत और समझौता कर लिया, विचारधारा पे जो है ना सत्ता हावी हो गई है, जो भी मिली वाली नहीं है, इतना जो है, इतना जो हाल अच्छा नहीं है यूपी में, ठीक है। लेकिन अब जो है ना, अब मैं समझता हूँ कि तमाम तरह की चीजों के बाद अब आजाद समाज पार्टी के लिए मैं कह सकता हूँ, जो मैं अब तक नहीं कह रहा था, कि अब आजाद समाज पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश में। अब आजाद समाज पार्टी, हाँ अजीब, अब आजाद समाज पार्टी वो ताकत बनाने के लिए कामयाब हो गई है, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों में और माइनॉरिटी के लोगों को विश्वास बनाने में कामयाब होगी। अब उनका मुख्यमंत्री बनेगा। अब की जो है ना मास्टर की उनके पास आएगी, आप देख लेना। तो आपके राजनीतिक शत्रु कौन है? क्योंकि जिस तरह का इलेक्शन होगा उसमें आजाद समाज पार्टी जो है ना एक ऐसा दल होगा जिसके पास की होगी और जिसके पास चाबी होगी, और वही अपनी परेशानियों को का हल ढूंढेगा, वही अपने लोगों का अपनी परेशानियों का हल जो करेगा। आपके राजनीतिक शत्रु कौन है? कहता है ना वो, कल ही मैं सुन रहा था, मैं तो उसको लगातार भी कहता हूँ, मैं कल आपके यहाँ से सुन रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता और जिसका बल नहीं होता उसकी परेशानियों का हल नहीं होता। तो यही जो है ये काशीराम साहब में सिखा गए। तो हमारी जो अपनी परेशानी है वो दूसरे उनको खत्म नहीं करेंगे, दूसरे उनको दूसरों के लिए परेशानी नहीं, जातिवाद हमारे लिए परेशानी है, वो दूसरों के लिए नहीं। हिस्सेदारी हमारे लिए परेशानी है कि भाई हमारी हिस्सेदारी नहीं मिल रही, वो दूसरों के लिए नहीं। एट्रोसिटी हमारे लिए परेशानी है, दूसरों के लिए नहीं। तमाम तरह से जो हमारे बुनियादी अधिकार जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इस पे जो है हमला हो रहा है, इनको कमजोर किया जा रहा है, एजुकेशन को महंगी शिक्षा कर दी गई है, महंगा जो इलाज कर दिया गया है। तो जिस देश में 84 करोड़ लोग गरीब हों, जो सस्ते राशन डिपेंड हो, तो वो तो मरेंगे। कोरोना काल में मरा कौन है? गरीब मरा है। जहां किसानों अब देखिए, मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि देखिए भाई, किसानों के लोग नहीं है, किसान जनप्रतिनिधि नहीं है, तो किसानों की बात नहीं हो रही। इसलिए जो है ना मैं समझता हूं कि देखिए किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, अब हम ये एक बड़ा सा गठबंधन बनाने में कामयाब हो गए, विचारिक जो है, सिद्धांतिक। और अब आप देखिए अभी 16 तारीख को हमारा आंदोलन है जातिगत जनगणना के लिए पिछड़े वर्ग के। यही तो है ना बहुजन आंदोलन, कि भाई हम दलित समाज के लोग पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आंदोलन करेंगे 16 तारीख को। अभी हमने जैसे नीट पे भी किया। तो ये यही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए आंदोलन शुरू होगा, दलित पिछड़ों के लिए, दोनों के लिए। दलित पिछड़ों को, दलित और आदिवासी पिछड़ों को प्रमोशन रिजर्वेशन मिले, ठीक है ना। महंगाई के खिलाफ हमारे आंदोलन शुरू होंगे। अब तो हम आंदोलन की भूमिका में रहेंगे। इस एक 16 तारीख के आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में हम आंदोलन की भूमिका में रहेंगे और जल्द जो है एक बड़ा आंदोलन हम शुरू करेंगे, जो लंबा चलने वाला आंदोलन होगा, इसमें मैं खुद भी बैठूंगा। चलिए, आकाश भी एक्टिव हो गए हैं, कल दिल्ली में शायद थे, कल वहां उनका भाषण चल रहा था। कैसे देखते हैं इसको? गरीब लोग आकाश को छू नहीं पाते बहुत ऊंचाई है। आकाश को ऐसे निहार सकते हैं लोग नीचे जमीन पे खड़े होकर। ये जमीन है, लड़ाई धरातल की है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा इशारा आप समझ चुके हैं। मैं तो उनके लिए भी अग्रिम मंगल कामनाएं करता हूँ, क्योंकि हम तो बहुजन आंदोलन के लोग हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना नहीं रखते हैं। नहीं, ये वैचारिक आंदोलन है। मैं तो उनको अग्रिम मंगल कामना देता हूँ। मैं तो चाहता हूँ मेहनत करें। ये जनता है, ये अपना नेता स्वयं चुनती है। समाज से कोई नेता नहीं होता है, नेता से कोई समाज नहीं होता, समाज से नेता होता है। समाज नेता चुनता है, नेता किसी समाज को नहीं चुनता है। समाज जिसको नेता चुनेगा वो समाज के लिए लड़ाई लड़े। और हम तो चीफ व्हिप नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के, छोटे से अपना काम कर रहे हैं। चलिए, क्या एजेंडा होगा? आप कैसे बदलाव लाएंगे देश और उत्तर प्रदेश में? पहला बदलाव तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में शुरू होगा।
वैचारिक सैद्धांतिक मुद्दों की राजनीति, जैसे नौजवानों के लिए रोजगार कोई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, नौजवान पीस रहे हैं। पूरे देश में या प्रदेश में किसी भी जाति धर्म के नौजवान हो, पढ़ लिख के बैठे हुए हैं। माँ बाप सोचते हैं कि ये कब जाएगा, नौकरी वोकरी करेगा, और बड़ी बड़ी डिग्री लेके छोटा सा कोई वैकेंसी निकलती चपरासी की, उसमें भी 10-10 हजार लोग, 10-10 लाख लोग जो है 2-2 वैकेंसी पे फॉर्म भरते हैं। बेरोजगारी की हालत आप देखिए, महंगाई, बहुत मुद्दे हैं, इतने मुद्दे हैं काम करने के लिए जो जनता के अपने मुद्दे हैं। बिजली यहाँ देखिए, बिजली यहाँ 7.5 रुपए यूनिट आती है, गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए। जमीन पे बात होनी चाहिए कि कितने % लोगों पे जमीन है। तो मैंने तो एक सरकारी आंकड़ा देखा, 54% दलितों पे एक गज जमीन नहीं है। तो वो तो यानी कि हैंड टू माउथ लोग हैं, वो तो बेचारे किस तरह रोटी उनको कहीं से मिलती होगी, मेहनत करके तो अपना जीवन जी रहे हैं। एट्रोसिटी पे, रेप, हत्या, सरकारें बहुत बड़े बड़े वादे करती हैं, इतना सिस्टम लगा, इतने पैसे खर्च होते हैं कि भाई महिला सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था, पुलिस की तनख्वाह मिल रही है, इतनी इंटेलिजेंस लगी हुई, सब चीजें हैं, IAS अधिकारी बैठे हैं, IPS अधिकारी बैठे हैं, फिर भी रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, डकैतियां हो रही हैं, कत्ल हो जा रहे हैं, लोगों के घर जला दिए जा रहे हैं। तो कैसी व्यवस्था है? और फिर 2 चीजें जो मुझे समझ आती है। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी का, आप पूछ रहे थे ना राजनीतिक शत्रु, भारतीय जनता पार्टी जो है ना वैचारिक रूप से राजनीतिक शत्रु है, क्योंकि उनके विचार जो है ना वो बाबा साहब के आइडियोलॉजी के खिलाफ, वो इस देश के हित में भी नहीं। तो वो अभी मैंने उनका एक इवेंट देखा, प्रोफेसर साहब की, मोदी जी और योगी जी का बड़ा बड़ा वो लगा हुआ है ठेला, ठेले में पोस्टर, वो फोटो, अनाज अंदर से खराब है, फोटो बहुत अच्छा है, सब जगह LCD लगा के, झंडे लगा के उन्होंने वो कराया। तो जितना अनाज था उतने का ही उन्होंने प्रचार में खर्च किया। इवेंट मैनेजर हैं वो सिर्फ जो है ना इवेंट बनाते हैं। तो जितना जितना जो है ना, जितना पैसा जनता पे नहीं खर्च करते उससे ज्यादा प्रचार पे अभी भारतीय जो एथलेटिक्स थे, भारतीय जो वो थे हमारे, जो ओलंपिक में गए थे, जो साथी ओलंपिक में गए थे, वो जो मेडल जीत के लेके आए हैं, तो उनके फोटो जरा जरा से हैं, छोटे छोटे से फोटो। और प्रधानमंत्री का इतना बड़ा फोटो, प्रधानमंत्री सबको फोन कर रहे थे कि हर आदमी ये कहे कि प्रधानमंत्री जी आपकी वजह से हुआ है। और इवेंट मैनेजर जो है जनता को दिखाया कि देखिए मैंने मेडल दिला दिया। 1-2 लोगों ने तो गच्चा दे दिया, उन्होंने तो कहा ही नहीं आपकी वजह से हुआ, उन्होंने कहा था पिताजी की उससे हुआ, जनता के आशीर्वाद से हुआ, देश की जो है मंगल कामनाओं से हुआ। तो ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। कोरोना में लोग मरे, महंगाई से लोग मरे, कुछ भी मरे, इनको सिर्फ अपने इवेंट चलाने हैं, खूब पैसा प्रचार प्रसार में खर्च करके अपना जो है अपना उल्लू सीधा करना है। दूसरा, ये राजनीतिक लोकतांत्रिक लोग, ये ना संविधान में ये पूरी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था इसलिए बनाई थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया है, आज के बाद राजा जो है वो आपके वोट से तैयार होगा, आप अपना राजा बना सकते हैं, 1 वोट 1 वैल्यू। लेकिन आज क्या है, प्रोफेसर साहब विधानसभा चुनाव लड़ना तो 2-3 करोड़ रुपए लाइए, और जब 2-3 करोड़ रुपए खर्च होंगे तो फिर वो जनता के काम नहीं करेगा साहब, अपने पैसे पूरे करेगा। तो क्या गरीब का बच्चा कोई सपना देख सकता है विधायक MP बनने का, या जो परेशानियां वो झेलता है उनको समाज, उनको दूर करने का? तो जब गरीब सदन में नहीं जाएंगे तो गरीबों के मुद्दे पे क्या बात होगी? सरकार तो चाहती है गरीबी ना खत्म की जाए, गरीब खत्म कर दे जाए। और हमें चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों को उनकी हिस्सेदारी मिले, वो लोग सत्ता में जाएं और अपने लिए कानून बनाएं, और कानून बना के उनको इम्प्लीमेंट करवाएं सरकारी सिस्टम से, और जनता की भलाई के काम। चुनावी मूड में आ गए हैं, गठबंधन करेंगे, चुनावी मूड में गठबंधन है। जब जिला वो लड़ा था हमने विधानसभा का उपचुनाव बुलंदशहर का, तब से चुनावी मूड में। हल्ला कम मचाते हैं, जमीन पे काम ज्यादा करते हैं, संगठन का निर्माण करा रहे हैं। 70% कमेटियां, बूथ कमेटियां तैयार होगी इस महीने के अंत तक, 100% बूथ कमेटियां बन जाएंगी। फिर आंदोलन के जो दौर जारी होंगे, फिर सम्मेलन कराएंगे बहुजन समाज के, है ना। गावी जैसे हमारा पांव पांव चलो गांव गांव चलो एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जो पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में जाएगा और उनसे जातिगत जनगणना की बातें जो है बताएगा कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। हर चीज से जरूरी जातिगत जनगणना। अगर जाति की गणना होगी तो ये भी एजेंडा क्लियर हो जाएगा, जो झूठ फैला जाता है कि आपका हिस्सा उसने खा लिया, आपका हिस्सा ये खा गया, पिछड़ों का में ये जाति हिस्सा खा गई, दलितों में ये जाति हिस्सा खा गई, वो भी क्लियर हो जाएगी। हम सारी चीज जनता के पटल पे रखेंगे। मैं समझता हूं
जातिगत जनगणना होगी तो जब संख्या की जानकारी मिल जाएगी तभी उनके लिए उनको उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, उनके लिए आबादी के हिसाब से मतलब स्कूल होंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, उनको लोन मिलेगा, उनके लिए वैकेंसियां निकलेंगी, बहुत सारी चीजें जो हैं तैयार होंगी, उनके लिए फंड बजट बनेगा। किसी समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए ना बजट बनता है, तो वो बजट जब गणना ही नहीं होगी कितने लोग हैं तो कैसे बना देंगे? तो जाति जनगणना मुस्लिम में भी ठीक है, होगा? जैसे परिवार में 5 लोग हैं, अब ये संख्या का जानकारी हमें 5 लोगों में अगर 1 रुपया बढ़ना तो 20 पैसे बांटते जाएंगे कि उनके 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 जीवन में जो है बदलाव के लिए कि भाई उनपे जो है उनके हेल्थ पे काम हो जाए, एजुकेशन पे काम हो जाए, जमीन पे काम हो जाए। लेकिन जिनकी जानकारी नहीं उनको कैसे बांटेंगे? अब देने को है हम पे योजनाएं, लेकिन जानकारी गणना नहीं है तो फिर कैसे देंगे? इसलिए जातिगत जनगणना होना बहुत जरूरी। मुस्लिम ये में भी पिछड़े होगा वर्ग के लोगों को जातिगत उनकी जनगणना? शक्ति का एहसास कराएगी, पिछड़े मुस्लिम वर्ग के में, लोगों को उनकी शक्ति का एहसास कराएगी जी। मुस्लिम सभी में, समुदाय में, सब में। सभी में होनी चाहिए, सभी में होनी चाहिए, अपर कास्ट की भी होनी चाहिए। हम्म। कितना कितना वोट, किसका कितना परसेंटेज, कौन कितना कितना अधिकार लिए बैठा हुआ है, कौन जो है मीडिया में कितना है, कौन जो एडमिनिस्ट्रेशन में कितना है, कौन जुडिशरी में कितना है, कौन जो है हेल्थ में कितना है, ठीक है ना, कौन यूनिवर्सिटी के चांसलर बने बैठे हुए हैं, ठीक है, कितने जो है उसमें संविधान, उसमें क्या नाम, पार्लियामेंट में कितने लोग किस जाति के गए हैं, पता लगना चाहिए ना। विधानसभा में कितने लोग कितने कितने किस जाति के हैं, किनका प्रतिनिधित्व ज्यादा मिला हुआ है। फिर मैं तो चाहता ना 100% रिजर्वेशन, भाई संख्या के अनुपात पे रिजर्वेशन, आरक्षण का लाभ उनको मिले, जिससे कि उनके जीवन में सुधार हो और एक मजबूत समाज बने, मजबूत देश, मजबूत समाज, प्रबुद्ध भारत बने। चलिए, शानदार, और बहुत बहुत अग्रिम बधाई आपको, और आपने अम्बेडकरनामा के लिए वक्त निकाला, उसके लिए शुक्रिया। और तमाम साथी जो सुन रहे हैं अम्बेडकरनामा को, चंद्रशेखर आजाद के इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाएं। लोकशाही है, वैचारिक विमर्श लगातार चलते रहना चाहिए, उसका बना रहना बहुत जरूरी है, तभी एक जीवंत लोकशाही बनता है। शुक्रिया चंद्रशेखर, और आप सब शेयर करते दो रहिए। थैंक दो यू, शुभ लगा। चीजें दो चीजें आपके लिए, एक आपके लिए, एक देश की जनता के लिए। पहली तो देश की जनता के लिए, नौजवानों के लिए, कि नौजवान इतिहास बदल सकते हैं, उनमें के अंदर क्षमता है, वो चीजों को समझते हैं। उनको ये इस चीज में जो पुरानी मान्यताओं इनके अंदर से निकल के, पाखंडवाद, अंधविश्वास के अंदर निकल के, भाग्य और भगवान का भरोसा छोड़ के अपनी क्षमताओं का प्रयोग करना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा ना कि जिस कौम का, जिस समाज का नौजवान जीते जी उस समाज की लड़ाई लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। और जिस समाज का युवा जीते जी उस समाज की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। ऐसे इसलिए तो महापुरुषों को याद कर रहे हैं। तो मैं तो नौजवानों से अपील करूंगा कि वो राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले, यहीं से जो है परिवर्तन होगा। कहते हैं ना कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने एक और बात कही, अब तो आप सब तो जानते हैं, लेकिन आपके दर्शकों को बता रहा हूं जो आज मेरे मुंह से सुनेंगे, कि सत्ता में राजनीति में भागीदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि योग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। आज योग्य लोग शासन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी खड़े होकर झूठ बोल देते हैं, पदों की गरिमा नहीं करते। प्रधानमंत्री चुनाव के समय प्रचारक बन जाते हैं बीजेपी के, कहीं शमशान जाके बोलते हैं, कहीं कब्रिस्तान जाके बोलते हैं। जनता, हम लोग टैक्स देते हैं, हर व्यक्ति टैक्स देता है। जीएसटी लग गई अब तो, और उससे पहले भी टैक्स देते थे। माचिस की एक जो है ना, तीली से लेके चश्मे से लेके जूते कपड़े सब चीजों में टैक्स देते हैं। उसी टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। वो पैसा बीजेपी के जो है प्रचार पे क्यों खर्च हो रहा है? प्रधानमंत्री जो है वो पैसा, हमारा पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? जनता को समझना चाहिए। एक दूसरी बात, अम्बेडकर नामा के सभी दर्शकों और जहां भी लोग रहते हैं जो बाबा साहब को जानना, सुनना, परखना चाहते हैं, उनको बाबा साहब ने कहा मुझे मूर्तियों में ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं किताबों में हूं। और प्रोफेसर रतन लाल किताबें पढ़ा रहे हैं। लाल की क्लास अम्बेडकर नामा को सुनना चाहिए, और सुन के, क्योंकि जब तक आप जानकारी आपके पास नहीं होगी ना, तब तक आप क्या कर पाएंगे, सफल कैसे हो पाएंगे? शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, ज्ञान से बल मिलता है, इतिहास से बल मिलता है। अपने इतिहास को जानने के लिए और ज्ञान अर्जित करने के लिए बाबा साहब भी इसलिए सफल हो पाए क्योंकि बहुत बड़े जो है ना, बहुत बड़े जो है ना स्कॉलर भी थे, और वो क्या नाम, पत्रकार भी थे, और लोग के जो है ज्ञाता भी थे। तो मास्टर थे, मास्टर हर चीज में। इतनी डिग्रियां उनके पास, इतनी भाषाओं ज्ञान रखते थे, विद्वान थे।
सिंबल ऑफ नॉलेज ऐसे नहीं कहा गया। इसलिए हमारे लोगों को पढ़ना चाहिए। पूजने से कुछ नहीं होगा। मुझे पूजिए, किसी को पूजिए, उससे ज्यादा जो ना तथागत बुद्ध ने भी कहा, आपको दीपक हो, अपना दीपक स्वयं बने, पढ़ें, तथ्यों के आधार पर जाने, भीड़ द्वारा कई भी बात पे सहमत ना हो, किसी नेता द्वारा कई बार तो सहमत ना हो, तर्क करें और देखें कि आज बहुजनों का राजनीतिक अस्तित्व क्या है। और अगर दलितों के लिए कहूं तो दलितों का तो शून्य है। अगर शून्य नहीं होता, क्योंकि जो समाज, जिस समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता ना, उनकी बहन बेटियों के साथ जो है ना, उनका चीरहरण नहीं होता, उनकी हत्याएं नहीं की जाती, उनका रेप नहीं होता, उन्हें जिंदा नहीं जलाया जाता, उनको, उनके साथ अन्याय नहीं होता, उनके परिवार, उनके समाज के लोगों को जो ना पीटा नहीं जाता। आज आजमगढ़ में अभी कुछ दिन पहले 39 लोगों को पीटा गया थाने में बंद करके, एक एक व्यक्ति को बुला बुला के। मुझे भी आज ही बताया किसी ने। उनके साथ जुल्म जाति अन्याय नहीं। तो ये लोकतंत्र है। लड़ाई जो ना वोट से लड़ी जाएगी, तलवार बंदूकों से नहीं। तो वोट से लड़के अपनी वोट का सही प्रयोग करके अपना राजा बनाए और देखिए कैसे आपके जीवन परिवर्तन नहीं होता। जय भीम, जय भारत। चलिए, और आपको बहुत शुभ मंगल कामनाएं। हाँ, और बीच बीच में अम्बेडकरनामा में आइए और अपनी बात रखिए। जरूर जरूर जरूर। आज दूर से, अभी नजदीक बैठ के करेंगे। ठीक है, स्टूडियो में बुलाते हैं। हाँ ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक, जय भीम।